करेंगे इस मुद्दे पर। हम बात करेंगे आज जो 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान हुआ है। आप दर्शकों को बता दें कि 102 सीट बीजेपी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, उसके लिए 102 सीटें एक द्वार के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन वहीं आपको बता दें, यूपी में भी 8 सीटों पर मतदान हुआ। पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर में भी मतदान हुआ, जहां से आप ये शो देख रहे हैं, यूपी मांगे उत्तर। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ। आपको ये जानकारी दे दें कि यूपी के अंदर जो 8 सीटों पर मतदान हुआ है वो करीब 58% के आसपास हुआ है, यानी 57.16% के आसपास बताया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक नहीं रहा, लेकिन पहाड़ के हिसाब से देखें 53% यहाँ पर वोट हुआ है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, यूपी का ये वोटिंग परसेंटेज किस तरफ इशारा कर रहा है, उत्तराखंड का ये वोटिंग परसेंटेज किस तरफ इशारा कर रहा है, और अब किसके दावे कितना दम, यही बात होगी। पहले आप रिपोर्ट देखिएगा, फिर हम आपको कुछ और आंकड़े दिखाएंगे और फिर अपने मेहमानों से खास चर्चा करेंगे। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर कमल का बटन दबा रहे हैं। बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। इस बार वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा। हम लोग पूरा का पूरा हमारा कैंपेन है पूरा संविधान बचाने के लिए, कि संविधान को जो रद्द करने की बातें हो रही हैं और संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है, इनके ऊपर विराम लगना चाहिए। हम सब लोग मिलकर लोकसभा चुनाव के लिए आने वाले 5 साल के लिए सरकार चुनने के लिए हम लोग मतदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 10 वर्ष की सरकार का जो लेखा जोखा है, उस रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में हैं। आपके मीडिया के जरिए से देश के तमाम इंडिया और तमाम जो है अपने जजेस और तमाम अथॉरिटी से ये कहता हूँ कि वो रामपुर की आवाम के साथ इंसाफ करें। जो डेवलपमेंट की बात करें, बच्चों के लिए अच्छे एनवायरनमेंट दे, अपॉर्चुनिटीज़ दे, ज़्यादा अवसर मिलें बच्चों को। मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसी सरकार बने। पूरे भारत की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार फिर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 400 पार करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल देश ने प्रगति को छुआ है, आसमान को छुआ है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है। 400 पार के नारे को सहयोग करना है। जहाँ जहाँ बाहर जहाँ पर्चियाँ देते हैं, बस्ते लगते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वहाँ जहाँ जहाँ कांग्रेस के वस्तु पर भीड़ है, वहाँ जो है पोलिंग प्रोसेस धीमी करवाई जाए। तो चलिए, आप देख रहे थे अब जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात हो रही है। पहले हम दर्शकों को यूपी का वोटिंग परसेंटेज दिखाते हैं, हर 8 लोकसभा सीट का। आपको बता दें कि यूपी में सबसे पहले बात करते हैं केरला, जो आपने देखा मुजफ्फरनगर जहां से ये शो हो रहा है, वहां भी ठीक ठाक परसेंटेज हुई है। यहाँ पर 58% 6.8 यानी 58.68% यहाँ वोट गया है। इसके अलावा सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में आज ठीक ठाक हुआ है, यह आंकड़ा बढ़ेगा। आपको बता दें 63% के आसपास यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां से ये शो देख रहे हैं, जहां मोदी सरकार के मंत्री की किस्मत दांव पर लगी है। 56% के आसपास यहां मतदान हुआ है। आप यहीं से यूपी मांगे उत्तर शो भी देख रहे हैं। इसके अलावा रामपुर की बात करें, जो आजम खान का कभी गढ़ कहा जाता था, वहां 52% के आसपास मतदान हुआ है। इसके अलावा मुरादाबाद की बात करते हैं, ये आपको बता दिया एक दूसरे से सटे जिले जिनका आंकड़ा हम आपको बता रहे, 58% के आसपास यहाँ पर मतदान हुआ है। इसके अलावा बिजनौर की बात कर लेते हैं, बिजनौर के अंदर 54% मतदान हुआ है। इसके अलावा दर्शकों को बता दें कि नगीना के अंदर 58% मतदान हुआ है। ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं यहाँ के पश्चिमी यूपी के जिन 8 सीटों पर आज मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर, नगीना, इसके अलावा मुरादाबाद, ये तमाम आंकड़े हमने आपको बता दिए हैं।
तो ये देख सकते हैं। 14,845 जो हमारे पोलिंग स्टेशन है, इनमें से केवल 50 जगह कंट्रोल यूनिट, 50 जगह बैलेट यूनिट और 152 हमारे वीवीपैट। तो कुल मिला के कहें तो 152 जगह मतदान शुरू होने के बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुआ। चलिए अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। दर्शकों को उत्तराखंड का दिखाते हैं। हालांकि उत्तराखंड में 53% के आसपास अभी टोटल मतदान हुआ है, लेकिन नैनीताल की बात करें तो 59.36% नैनीताल में ठीक ठाक हुआ है, करीब 60% के आसपास पहुंच गए। वहीं टिहरी की बात करें तो पहाड़ों में अमूमन कम देखने को मिलता है, 51% मतदान हुआ है। वहीं गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में काफी कम देखने को मिला, 48.79% मतदान हुआ है। इसके अलावा अल्मोड़ा की बात करें तो 44% के आसपास यहाँ मतदान हुआ है। वहीं हरिद्वार की बात करते हैं, देखिए मैदानी इलाका है, हरिद्वार धर्म नगरी है, यहाँ भी 59.1% मतदान हुआ है। ये हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये आंकड़े उत्तराखंड के हम आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड के आंकड़े आप देख सकते हैं किस जिले में, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें, 5 लोकसभा सीटों पर कितना मतदान हुआ, ये ग्राफिक्स के जरिए आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो चलिए देखिए, जो 5 बजे तक का जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है एनकोर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके माध्यम से, गत लोकसभा निर्वाचन में 5 बजे तक 58% का मतदान हुआ था। आज का जो आंकड़ा है वो 53.56 का हुआ है। इसमें और वृद्धि होने की संभावना होती है। अब कुछ पोलिंग स्टेशंस पर बाहर लाइन लगती है, कतार लगती है 5 बजे के बाद, वो आंकड़ा हम अभी आपको बता नहीं सकते हैं, बट मुझे उम्मीद है कि 55% से लेकर 56% के बीच में ये अनुमानित नंबर आ सकता है। इसमें एक और बात बताने वाली विशेष है कि इसमें हमारे 93,000 सर्विस वोटर्स इसमें शामिल नहीं होते हैं, केवल ईवीएम का ही आंकड़ा होता है। और ये पोस्टल बैलेट का जो हमारे मतदान कार्मिकों द्वारा पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया जाता है वो भी इसमें शामिल नहीं होता है। तो चलिए अब आज के महत्वपूर्ण सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, अपने मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवाल हमारे जो हम जिन पर चर्चा करने जा रहे हैं, यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग क्या कहती है। जो यूपी में हमने आंकड़े दिखाए आपको थोड़ी देर पहले, वो वोटिंग किस ओर इशारा कर रही है, बीजेपी की तरफ या फिर सपा कांग्रेस की तरफ। बीजेपी और आरएलडी यहां मिलकर लड़ रहे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरा सवाल, उत्तराखंड में कम वोटिंग का क्या इशारा। उत्तराखंड में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं हुई, उम्मीद के मुताबिक 53% के आसपास बताया जा रहा है कि ये वोटिंग हुई है। ये क्या इशारा कर रहा है। दंगल की शुरुआत किसकी बनेगी बात, यानी देखिए परीक्षा की घड़ियां जो थी, इंतजार था, अब परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, पहला चरण निपट गया है। 102 सीटों पर पूरे देश में मतदान हुआ है। यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो मिलाकर 13 सीटें बनती हैं। यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 की 5 जो सीटें, उन पर चुनाव हो चुका है, लेकिन किसकी बात बनेगी। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या बीजेपी मिशन 400 पार पूरा कर पाएगी, इसी पर हम बात करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हम 400 पार जाएंगे, लेकिन 102 सीट और खासकर यूपी की सीटों पर जो बात आ रही है उसकी क्या स्थिति है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा देता हूं और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको फिर बता दें कि आप यूपी मांगे उत्तर सीधे मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं, जहां हम चर्चा करेंगे। आजम खान साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आजम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल आरएलडी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मनीष हिंदवी हैं कांग्रेस की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिला सिंह है, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अनिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। परमवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पहले सत्ताधारी दल बीजेपी से कर लेते हैं। अनिला जी, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है खासकर यूपी की 8 सीटों पर। मेरी सबको राम राम। और 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है। जयंत चौधरी जी के आ जाने से बहुत ताकत मिली है, और जो थोड़ा बहुत हमारा लॉस होना था वो भी अब पूरा हो गया है, और बहुत मजबूती से जो एनडीए है वो 8 की 8 सीटों पे जीतेगा। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करती हूँ, वहां तो 5 सीटों पे दोबारा हम जीत ही रहे हैं। ठीक, आजम खान साहब देखा आपने, बीजेपी की तरफ से दम भर दिया गया, 8 की 8 जीत रहे हैं। उत्तराखंड में भी 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं। जी, 2019 में सिर्फ 3 सीटें हैं इनके पास,
तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। जो जयंत चौधरी बार बार ये लोग जाट और जाट कह रहे हैं, जाट सिर्फ 8% है पूरे उस इलाके में, तो बाकी जातियों को शायद ये लोग भूल जाते हैं कि वो जो इनके खिलाफ हैं, और जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो ये भूल जाते हैं। जो बेरोजगार है उसकी समस्या इन्हें दिख नहीं रही है, किसान जो परेशान था, गन्ना किसान परेशान है और बाकी सब परेशान है, वो इन्हें दिख नहीं रहा। इसमें से कई सीटें बीएसपी के खाते में थी ना सर, पिछली बार कई सीटें बीएसपी के खाते में थी। ठीक है, बीएसपी के खाते में थी, लेकिन इस वक्त की लड़ाई देखिए, उस टाइम भी लड़ाई बाइपोलर थी और इस वक्त की लड़ाई भी बाइपोलर है। कांग्रेस और सपा एक तरफ है और एक तरफ बीजेपी और आरएलडी है, तो बाइपोलर लड़ाई है। और उस लड़ाई में इनके साथ जो लोग गए हैं वो सिर्फ नेता गए हैं। जनता अभी भी पूछ रही कि क्या किसानों को एमएसपी मिल गई, क्या किसान कर्ज के तले दबा नहीं है, क्या वो आत्महत्या नहीं कर रहा है। सबसे लेता हूं रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी, आजम खान साहब कह रहे हैं कि वो स्थिति नहीं है जो 8 सीटों की बात कर रहे हैं, जाट नहीं गया है आरएलडी के साथ और 8% वोट है। आजम साहब आऊंगा मैं, प्रकाश जी से रिएक्शन ले लूं, फिर आपके पास भी आऊंगा दोबारा जी। हाँ नहीं, जयप्रकाश जी, आप खुद मुजफ्फरनगर में खड़े हुए हैं और आप बताइए मुझे, कहीं पे आपको वहां पे चुनाव दिखाई पड़ा कि कहीं पे चुनाव हुआ हो? कहीं पे आपको लगा ऐसा कि कहीं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहा हो, किसी चीज में हो? स्थिति है कि सुबह से बिलबिला रहे थे इंडिया गठबंधन वाले, कभी कोई बहाना ढूंढ रहे थे, कभी कह रहे थे प्रशासन के ऊपर तोहमत दे रहे थे कि साहब आधार कार्ड चेक हो रहा है, कभी कह रहे थे साहब ईवीएम खराब हो गई है। रोहित जी मुजफ्फरनगर में देखिए कहीं कुछ नहीं, काटा वाटा कुछ नहीं, अगर काटा होता। हाँ, तो जो 2 युवाओं की जोड़ी 2017 में एक साथ आई थी तब भी बहुत कांटे दिखा रहे थे ये, परंतु वो दो युवाओं की जोड़ी पूरी तरीके से 2017 में ध्वस्त हो गई थी। और अब की तो स्थिति ये है कि ये प्रचार करने तक नहीं आ पाए। स्थिति ये कि राहुल गांधी आखिरी दिन आए हैं गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ये प्रचार करने तक, रैली करने तक नहीं आ पाए कि भीड़ नहीं आएगी, उसके डर के मारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे ये कहीं ना कहीं अपमान करने का काम कर रहे थे जाट समाज का। मैं इनको बता दूं बहुत अच्छी तरीके से, इसी जाट समाज के डर की वजह से जो आपके अखिलेश यादव है ना, वो मुजफ्फरनगर में कदम नहीं रख पाते, क्योंकि इसी जाट समाज और मुस्लिम समाज का दंगा करवाने का काम मुजफ्फरनगर के अंदर अखिलेश यादव ने करवाया था। जब आजम खान इन्हीं के नामा राशि जब चीफ मिनिस्टर बन के पश्चिम उत्तर प्रदेश के और वहां पे दंगा करवाया करते थे, इसीलिए आज स्थिति है कि समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं रही कि वहां पे प्रचार करने आ पाए। जहां पे योगी जी स्वयं 50 रैली कर कांग्रेस की तरफ से। मनीष जी, आपने बीजेपी को भी सुन लिया, आरएलडी को भी सुन लिया, आपके सहयोगी सपा को भी। आ रहा हूं सर, रोहित जी आ रहा हूं आपके पास। मनीष हिंदवी जी, क्या लग रहा है सपा कांग्रेस की स्थिति क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है। हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा, ग्राउंड लेवल पर जाकर जो भी जमीनी मसले थे, लोगों के मसले थे, उनको लेकर लोगों के बीच हम गए, अपनी बात रखी है। अंत में जो फैसला होता है वो जनता करती है, तो जनता को तय करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का झुंझुना लेकर आए थे, तो जो बच्चा 18 साल का रहा होगा वो आज 28 साल का हो गया। वो तब भी बेरोजगार था और आज भी बेरोजगार है, तो उसे तय करना है। मनीष जी, अभी आपको क्या मिल रहा है ग्राउंड से? मनीष जी एक जानकारी दे दीजिए। नहीं, मुद्दे रखिएगा, आपको मैं मौका दे रहा हूं। अभी जो 8 लोकसभा सीटों का है, थोड़ा सा वो बता दीजिए कि आपको क्या जानकारी मिल रही है ग्राउंड से। वो तो है मुद्दे, तो अभी तो मुद्दे हैं, अब तो 8 सीटों पर तो लोगों ने वोट डाल दिया ना पश्चिमी यूपी की। मेरी जानकारी ये है कि हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और हमने जनता जनार्दन के बीच जाकर अपनी बात रखी और जनता हमारे साथ है और इस बात हमारी विजय पक्की है। जी, अब मुद्दे पे आइए सर, मुद्दा कुछ कह रहे थे आप। मनीष जी बोलिए, अब मुद्दा कुछ रख रहे थे आप। आखिर मैं ये कह रहा था कि तो मैंने बच्चों की बात की। आप अगर किसानों की बात करेंगे तो 25,000 रुपया हेक्टेयर किसानी महंगी हो गई, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। वो चाहे जीएसटी, कृषि एग्रीकल्चर इनपुट्स की बात कर लीजिए, चाहे महंगी यूरिया की बात कर लीजिए, खाद की बात कर लीजिए, डीजल के महंगे होने की वजह से ये एक आंकड़ा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो 25,000 रुपया बढ़ गई, आप साल में 6,000 रुपये देते हैं, ठीक है, और कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, आपका अपना जो कमीशन है CACP वो कहता है ये तो एकदम नहीं हो सकता है।
आपने 14 में कहा हम एमएसपी लाएंगे, आपने 16 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया साहब कि हम नहीं इसको कर पाएंगे। तो आपके सारे झूठ, सारे जुमले जनता के बीच में आ चुके हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आप खिलाफ पूरे पश्चिम में जो पंचायतें हो रही थी, महापंचायतें हो रही थी, वो सबने देख ली हैं, वो सबके सबने देख लिए हैं। तो आप तो सब सारा रिजल्ट तो आप सबके सामने पहले से था। ये तो किसानों की आय दोगुनी, सर किसानों की आय दोगुनी करने का तो सर मैं जब छोटा था तब से भाषणों में सुनता आया हूं, लेकिन किसानों की आय दोगुनी ना तो आप कर पाए ना ये कर पा रहे हैं। चलिए मैं लौटूंगा। परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक है। परमवीर सिंह जी, यूपी की 8 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें, 5 की 5 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती, 8 सीटों का आंकड़ा आपके सामने ही है, 57% के आसपास यहाँ वोट परसेंटेज हुआ, 58 मान लीजिए। कैसे आकलन करेंगे सर, और क्या कुछ फीडबैक आप एक पत्रकार के तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप तक पहुंच पा रहे हैं फीडबैक? चुनाव हुआ है, ये वोटिंग परसेंटेज लगभग 2019 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और चुनाव का अगर हम पुराना इतिहास उठाकर देखें तो जब वोटिंग इस बार के इलेक्शन में ज्यादा मतलब लोगों के अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। एक्साइटमेंट माने कि सरकार को बदलने का या किस तरफ जाना है, तो ऐसा एक्साइटमेंट ग्राउंड नहीं दे रहा था। वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के बराबर गया है, तो ऐसा मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, इसे बहुत अच्छी परसेंटेज में लगाया जा सकता है कि जनता बदलाव नहीं चाहती है, तो चल रहा है उससे संतुष्ट है। राजनीतिक लोग जरूर संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो चुनाव के वोटिंग पैटर्न में फर्क दिखाई देता है आपको। तो लगभग ऐसी स्थिति पिछले बार के बराबर ही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा जो आता, हमारे यहाँ एमएसपी का मुद्दा कभी नहीं रहता, ज्यादा वसूल नहीं पकड़ता है। यहाँ गन्ना किसानी ज्यादा की जाती है, गन्ने का रेट बढ़ा है और शुगर मिलों से पेमेंट, गन्ने की पेमेंट जो देर होती थी उसके ऊपर सरकार ने बहुत अंकुश लगाया था। लगभग सभी शुगर मिलें अपना 100% तक गन्ना पेमेंट कर चुकी है। लगभग मैं कह रहा हूँ, अगर 1-2% तो बचा होगा तो दूसरी बात है। तो गन्ने का मुद्दा यहाँ रहता था, उसके ऊपर बहुत सुधार हुआ है। परमवीर जी मुझे थोड़ा सा आकलन समझाइएगा, क्योंकि मैं फरवरी महीने से पूरे पश्चिमी यूपी में घूम रहा हूँ। मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में मेरा ये 3-4 दौरा हो चुका है। मुझे आकलन समझाइए। मैं जब ग्राउंड पर जाता हूँ तो ग्राउंड पर चाहे मैं किसानों से बात करता हूँ, मैं रिक्शा वाले से बात करता हूँ, जूते गांठने वाले मोची से भी पूछता हूँ, तो एक बार मोदी की तरफ नाम लेता है। लेकिन सर जब हम यहाँ बात करते हैं आकलन की, कास्ट फैक्टर की बात करते हैं, हम धर्म फैक्टर की बात करते हैं, तो कुछ सीटों पर जो समीकरण है वो बिगड़ते दिखते हैं सर। ये इसको थोड़ा सा समझाइएगा जल्दी से, फिर मैं बाकी मेहमानों से चर्चा फिर मैं ओपन करने जा रहा हूँ। जयप्रकाश जी, जातीय समीकरण को साधने का जो एक टारगेट था वो सभी पार्टियों के साथ में था, वो कोई बीजेपी का अकेले के सामने में नहीं था, वो सबके लिए था वहां पर। लेकिन यहाँ पर जो भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ इस चुनाव से, इससे बहुत अंतर पड़ेगा। ये बहुत गलती की जाती है कि राष्ट्रीय लोकदल को केवल जाटों की पार्टी समझा जाता है, ये ऐसा नहीं है। ये किसानों और की पार्टी है। यहाँ पे तमाम तरीके के लोग पार्टी में मिलेंगे, पार्टी के संगठन में मिलेंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने ही है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता जो है वो जाट नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तो ये ऐसा आंख मान लेना कि केवल जाटों के उसके ऊपर आरएलडी काम करती है, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर बनेगा आरएलडी और भाजपा के गठबंधन का। और जैसी समस्या जाति के समीकरण बिगड़ने की आई थी, वो समस्या सभी पार्टियों के सामने है। कोई भी कैंडिडेट किसी पार्टी ने खड़ा कराया है, किसी भी पार्टी ने। ठीक है, चलिए मैं लौटता हूं। अनिला जी आपने सुना, अखिलेश यादव ने भी कहा कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो रहा है, ऐसी खबरें उन्होंने ये बात कही है। और आजम खान साहब भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, प्रवक्ता यहाँ पे मनीष जी हैं, वो कह रहे हैं कि सूपड़ा साफ हो रहा है, पूरी ताकत से हम चुनाव लड़े। मैम कोई बात नहीं, ये अधिकार तो संविधान ने दिया है ना, राइट टू स्पीच, कुछ भी बोल सकते हैं। उनका मन किया कि मैं ऐसा बोल दूं तो उन्होंने बोल दिया। वो तो 2022 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं ये सोचकर पूरी तैयारी करके बैठ गए थे, कैबिनेट में किसको कौन सा मंत्री बनाएंगे ये भी सोचकर बैठ गए थे। नतीजे क्या आए आपने देख ही लिया है। देखिए, जनता की नब्ज समझनी चाहिए। तो चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, ये जनता की नब्ज नहीं समझ पाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जो है डबल इंजन की सरकार के साथ है। योगी के नाम की कसम लेते हैं लोग। भाई आप आज किसी मुसलमान के पास चले जाइए या हिंदू के पास चले जाइए, सिख ईसाई किसी के पास भी चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे धर्म और जाति की बात हो रही है, इसलिए मैंने ये सारे धर्मों के नाम लिए हैं। वो ये कहेंगे कि रात बिरात भी हमारी बहू बेटियां घर से अब निकल पा रही हैं। एक बर्तन बेचने वाला जो साइकिल पे बर्तन बेचता है, चाहे वो मुस्लिम कौम से आता हो, उससे पूछिए कि खुश हो? हाँ खुश हैं। किसको वोट दोगे? भाजपा को वोट देंगे। क्यों दोगे? क्योंकि अब हमारी साइकिल से हमारे बर्तन लूट नहीं लिए जाते हैं।
तो आप मुझे ये बताइए, जब तरक्की हो रही है, अमन अनिला है, जी वो बात शांति ठीक कह रही हैं, लेकिन अब ग्राउंड पर हम ये भी पूछते हैं, युवाओं से पूछते हैं, वो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई की बात आती है मैम, ठीक है, बहुत स्तर पर आपने काम किया, इसमें कोई दौरा नहीं, ग्राउंड पर उसकी तारीफ होती है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई का भी मुद्दा है अनिला जी, जो विपक्ष घेर भी रहा आपको उस पर। बिल्कुल, ये तो देखते हैं जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल ऐसा, मैं तो मना नहीं कर रही हूँ कि मुद्दा नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। हम 150 करोड़ की आबादी वाले देश में रह रहे हैं, सबसे बड़ी आबादी वाले देश में रह रहे हैं, बड़ी आबादी है, बिल्कुल ये एक मुद्दा है, पर ये देखना चाहिए, अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं विद ऑल द सर्कमस्टेंसेस और सारी के सारे इंडेक्सेस को इंक्लूड करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि यूपीए के जो 10 साल रहे हैं और एनडीए के जो 10 साल रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। हमें चलिए मैम, अब देखिए 8 सीटों पर तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया, अभी तो बहुत सारे चरण हैं और यूपी के अंदर तो 7 चरणों में ही वोटिंग होगी।